consultant for 4 districts in Ujjain under the RBI guidelines. He's also a research scholar of yoga therapy and naturopathy. So no one better than you to do this book study. So today we are going to do Development of the Higher Mind from Aikita Amini's book. Please, sir, continue. Thank you, sister. Thank you so much. हमारी जो बुक है आईके तेमिनी साहब की आत्म साधना, यह हमारे ब्रदर महापात्र साहब की तो फेवरेट बुक है ही, लेकिन मैं जनरली इन्हीं सब्जेक्ट को हमेशा पढ़ता रहता हूँ। इसके बारे में मेरा एक इसका फेवरेट सब्जेक्ट था द फंक्शन ऑफ द फिजिकल बॉडी, कंट्रोल, प्यूरिफिकेशन एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी। और उसके बाद निम्न मनोमय कोश के जो फंक्शन है उसके बारे में मेरा ऑनलाइन टॉक हुआ था, और आज ये तीसरा टॉक द डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड पर मैं अपना स्पीच हिंदी में प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा और हम इसको फॉलो करें। उच्च मन का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड। और इस बुक का जो ये चैप्टर है वॉल्यूम 11 जो तेमिनी साहब ने प्रस्तुत किया है, इसके पहले हमें कुछ जो डेफिनेशंस है उन्हें समझना होगा। मन, डेफिनेशन ऑफ मन, धारणा, भावना और कल्पना, इन तीनों का जब हम इसको एक्शन में लेते हैं तो वो मन कहलाता है। और वी नो वेरी वेल दैट कि मन बहुत चंचल और चलायमान होता है, और जनरली हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं मन और चित्त एक होता है, लेकिन मन और चित्त में बहुत डिफरेंस है। चित्त मीनिंग्स आपकी हैबिट्स, आपका नेचर और आपके जो संस्कार हैं उसके समुच्चय को चित्त कहते हैं। चित्त मन का भीतरी भाग है, भीतरी आयाम है जो चेतना प्रदान करता है, कॉन्शियसनेस प्रदान करता है। और मन जल की ऊपरी सतह जैसा होता है। जैसे एक नदी में या सागर में हम एक कंकर फेंकते हैं, लहरें उठती है, इस तरह मन का नेचर होता है। लेकिन चित्त ज्वालामुखी की तरह होता है जो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। उसे जागृत रखने के लिए किसी बाहरी विचार की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अतीत की घटनाएं जैसे खुशी, विषाद, संबंध, विरह, मिलन आदि इसके लिए फ्यूल का काम करते हैं चित्त के लिए। और मन से शांत व्यक्ति भी चित्त से चंचल हो सकता, परंतु अगर व्यक्ति बेकाबू हो जाए और इन दोनों का संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने क्लासिफाई किया है, दोनों में डिफरेंस किया है कि मन और चित्त। ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने अपने जो उनके 4 पाद हैं जो वो मेरे थीसिस में मैंने सबमिट किया है अभी, साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, उसमें चित्त की कुछ वृत्तियां बताई है। और वृत्तियों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड की कुछ बातें सामने आएगी। वो है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब इसको इंडिविजुअल डिफाइन करना अभी क्योंकि समय सीमा है, प्रोटोकॉल है, तो इंडिविजुअल डिफाइन करना बड़ा आज मुश्किल है। कभी मुझे सौभाग्य मिलेगा तो मैं इसको इंडिविजुअल डिफाइन करूंगा। ऐसे ही टाइप्स ऑफ चित्त, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। और इसके ऊपर अभी हमारे विक्रम लॉज में इंडिविजुअल टॉक हो रहा है, इंडिविजुअल स्टडी हो रही है कि टाइप्स ऑफ चित्त को हम कैसे डिफाइन करें और ये जो पॉइंट्स हैं उसको करें। लेकिन ये जो वर्ड्स हमारे इसमें तेमिनी साहब की बुक में बार बार आते हैं और इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह
जीवात्मा को समझना बहुत जरूरी है, डिफ्रेंशिएट करना जीवात्मा और देवात्मा को डिफ्रेंशिएट करना। जीवात्मा मीन्स जीव, मैं, माई सेल्फ, और प्राणियों में रहने वाली आत्मा, दैट इज नोन एज जीवात्मा। किसी भी जीवात्मा को हम कहते हैं ना मत सताओ, ये कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि किसी को मत सताओ, इस जीवात्मा को मत सताओ। साउल, सोल आपका इंडिविजुअल है ऑलवेज, इसको हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते, बट आत्मा और परमात्मा ऑलवेज यूनिवर्सल। ये वर्ड्स भी इसमें बार बार आते हैं, इसलिए इसको मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। इसी तरह देहात्मा, some disturbance now, शरीर में बसी हुई आत्मा से जुड़ी हुई बुद्धि को देहात्म बुद्धि कहते हैं, और यह हमें आध्यात्मिक दर्शन कराती है, इसलिए देहात्मा का बहुत इंपॉर्टेंस है। शरीर और आत्मा, अपन अगर संधि विच्छेद करें शरीर एंड आत्मा, तो शरीर और आत्मा के मिलन को हम देहात्मा कहते हैं। इसी तरह कैजुअल बॉडी वर्ड, कैजुअल बॉडी चित्त, अहंकार और जीवात्मा के योग से बना हुआ सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के अंदर रहता है वो कैजुअल बॉडी कहलाता है। और कैजुअल बॉडी में जीव में हमेशा सृष्टि होती है, ये अस्तित्व में रहती है, जो कर्मों का, कर्ता का, भोक्ता का जीवन है, वही हमारा जीवात्मा है। अब हमारा टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कौन से औजार चाहिए, कौन से टूल्स चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ही उठता है बार बार कि हमारे हायर माइंड को हम डेवलप कैसे करें, अपने योग्य बनाने के लिए इस महान कार्य में कैसे भाग ले सके। हम हर आदमी चाहता है कि हमारे माइंड का डेवलप, हायर माइंड का डेवलपमेंट हो। ये क्यूरियस पर्सन है, जिज्ञासु है, क्या उनमें ये आवश्यक गुण नहीं होना चाहिए? कठिन लगता है लेकिन हम कर सकते हैं। हमारे मास्टर्स भी यही कहते हैं कि मैं भी आपके जैसा ही था, लेकिन एनिमल से मानव बना, मानव से महामानव बना, महामानव से देवता तुल्य बना, और आज हमारे मास्टर्स हैं। हम भी उसी उनके बताए रास्ते पर, शिष्यत्व पथ पर चलें, डिस्प्लेशिप पर चलें, तो हम भी हमारे माइंड का हायर माइंड डेवलप कर सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है द कंसंट्रेशन ऑफ अवर माइंड। इसकी आवश्यकता बहुत है। इस कार्य को समझ ले, हमारे मास्टर्स हमसे कराना चाहते हैं, वो कराना चाहते हैं, और उसका हमारे जीवन में बहुत प्रथम स्थान होता है, प्रमुख स्थान होता है। हम उपयोगी और अनुपयोगी कार्य में ही नहीं, वरन उपयोगी कार्य के विभिन्न स्वरूपों में भेद करना सीखें। हमारे लिए संभव उच्चतम कार्य में ही हम अपने को लगा सकें, उन कार्यों में अपनी शक्ति नष्ट ना करें। हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे जो पावर्स रहते हैं, हमारी जो एनर्जी है उसी में वेस्ट करते रहते हैं, जिन्हें कम ज्ञान और क्षमता वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। उच्च लोकों में कार्य करने योग्य समझा जाने के लिए व्यक्ति को यहाँ थियोसॉफी के यथाशक्ति कुछ कार्य करना चाहिए। तो ये मन की एकाग्रता का पहला पॉइंट आपको बताया मैंने। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन के सामान्य कर्तव्यों की उपेक्षा करें। कुछ लोग कहते हैं कि सब ये अगर हम इसी में लगे रहे कि ओके, सिस्टर, नाउ विजन इज क्लियर नाउ? यस सर। थैंक यू। पर इसका मतलब यही नहीं कि हमारे रूटीन कार्यों को हम नहीं कर सके। हमारे जो जनरल ड्यूटीज है हमारी फैमिली के प्रति, हमारे समाज के प्रति, उनको क्या छोड़ दें हम? क्या, वो कदापि नहीं। हमारे मास्टर्स कहते हैं कि हम नए सांसारिक कर्तव्यों का दायित्व न ले, परंतु कर्मानुसार
जिन दायित्वों को हम बंधे हैं उनकी उपेक्षा करने का हमें कोई राइट्स नहीं। जब तक हम कर्म द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं कर पाएंगे वो हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। सेकंड चैप्टर है पूर्ण आत्मसंयम। पहला है मन की एकाग्रता, जो डेवलपमेंट हायर माइंड के लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। सेकंड है पूर्ण आत्मसंयम, कंप्लीट रेस्ट्रेंट्स या सेल्फ कंट्रोल। भूरलोक की विस्तृत पावर्स हमें विश्वास पूर्वक सौंपी जा सके, हमारे अपने ऊपर संपूर्ण रूप से कंट्रोल, हमारा स्वभाव पूर्णतः कंट्रोल हो, हमें जो कुछ हम देखें सुने हमारे अंदर क्रोध या चिड़चिड़ापन उत्पन्न ना हो। इसके परिणाम स्वरूप इस लोक की उपेक्षा उस लोक में अधिक गंभीर होती है। विचार एक महान शक्ति, आपके थॉट्स आपके हाथ में। हम गलत विचार क्यों लें? हम यहाँ स्थूल मस्तिष्क के भारी परमाणु के कारण वह कम और इनएक्टिव हो जाती है। भूवर लोक में यह शक्ति अपेक्षाकृत मुक्त और सशक्त है। यह पूर्णतः जागृत शक्ति वाला व्यक्ति किसी के प्रति क्रोधित हो तो उसको गंभीर हानि होगी, संभवतः अधिक क्रोध में उसकी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर हायर माइंड। हमारे मानसिक शक्ति पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। विक्षिप्त भयानक दृश्य देखने पर हम निर्भय बने रहे। नव शिक्षित में अकेले रहकर कार्य करने का साहस नहीं है तो पुराने कार्यकर्ता का सारा समय उसकी रक्षा करने में व्यर्थ हो जाता है, जो कि अनुचित है। मास्टर्स कहते हैं इस कंट्रोल के लिए, परीक्षण के लिए यह देखा जाता है कि क्यूरियस के वासना शरीर को पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि तत्व से किसी प्रकार की हानि और बाधा न हो, इसका पूर्ण ध्यान रखें। यह नॉलेज जो है आपके अनुभव से ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। तो ये आपका सेल्फ कंट्रोल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। लास्ट है पीस। द डेवलपमेंट हायर माइंड के लिए पीस का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो हमारा चैप्टर है आज का, इसमें टैमिनी साहब ने इस पे ज्यादा फोकस किया है। समस्त चिंता और उदासी का त्याग एक अन्य अत्यंत आवश्यकता। अधिकांश कार्य अशांति में करते हैं, उसको शांति में करे तो ज्यादा आनंद मिलेगा। दुखियों को साहस बांधना, यदि सहायक स्वयं ही चिंतित और उदास है। अब देखिए आप, जो हमारे एक्सपीरियंस है, हमारे थियोसॉफी के कुछ थियोसॉफिस्ट हैं, अगर वो ही चिंतित और उदास है तो वो दूसरे को कैसे संबल प्रदान करेंगे, कैसे उनको सपोर्ट कर पाएंगे? आध्यात्मिक प्रगति का या उपयोगिता में छोटी छोटी बातों की निरंतर चिंता करने पर राय का पहाड़ बनाने की जो हमारी आदत है वो हमें समाप्त करना। जो थियोसॉफिस्ट हैं उन्हें निरंतर चिंता और अकारण उदासी से ऊपर उठ जाना चाहिए। क्यों चिंता करूं मैं, क्यों उदास रहूं मैं? जब मास्टर्स मेरे साथ है तो मैं क्यों ये फालतू बातों पे ध्यान दूं, क्यों मैं डिसअपॉइंट रहूं, क्यों फ्रस्ट्रेट रहूं? उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए, ये थियोसॉफिस्ट की डेफिनेशन बताई है, उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि जो आशावादी दृष्टिकोण ही दैविक दृष्टिकोण के अनुरूप है। और इसीलिए किसी व्यक्ति में जो अच्छाई और सुंदरता है उसी के स्थायी होने की संभावना है। बुराई तो स्वभावतः अस्थाई, टेम्परेरी। इसीलिए जो ये जानते हैं कि वह कंप्लीट शांत और असीम सहानुभूति के साथ साथ आनंदित बने रहते हैं, वो ही समाज को कुछ दे सकते हैं। इसीलिए सम थियोसॉफिस्ट में डेफिनेशन में लिखा है कि हमेशा हमें देना ही, लेने की उम्मीद कम करें। ये स्थिति इस विश्वास से प्राप्त होती अंततः सब अच्छा ही होगा, ये मानकर चले, क्योंकि मास्टर्स हमारे साथ है। जो सहायता करने को इच्छुक हो उसका अनुसरण हमें करना ही चाहिए।
फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड का, द नॉलेज। उपयोगी होने के लिए व्यक्ति को उस लोक का थोड़ा सा ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसे कार्य करना ही होगा। जितना अधिक ज्ञान उसे होगा उतने अधिक उपयोगी हो सकेगा। इसके लिए उसे थियोसॉफी के लिटरेचर का स्टडी करना पड़े। और थियोसॉफी हम मानते हैं हमारे एक ही बात है, बस स्टडी स्टडी स्टडी। थियोसॉफी की किताबों को पढ़ते रहें, मनन करें, श्रवण करें, निधिध्यासन करें। जो अपनी क्षमता और अवसर के अनुसार निष्ठावान विद्यार्थी नहीं है, वह भूअरलोक के कार्य में सहायक बनने की उम्मीद न करें। हमारा नॉलेज कंप्लीट नहीं है, हमारा ज्ञान कंप्लीट नहीं है, हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं है, तो फिर क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हम समाज में कुछ दे सकेंगे? क्योंकि हम इनकम्प्लीट हैं, हमारा नॉलेज इनकम्प्लीट है। पांचवा पॉइंट आता है निस्वार्थता। द डेवलपमेंट हायर माइंड के लिए निस्वार्थ का हमारे थियोसॉफी में कोई स्थान नहीं, स्वार्थ का स्थान नहीं है। निस्वार्थता, अल्ट्रुइज्म, सेल्फिशनेस हमारे थियोसॉफीज के लिए कोई इसकी जड़, स्वार्थीपन की जड़ पूरी तरह हमको समाप्त कर देती। इस गुण की आवश्यकता बताने की तो आवश्यकता ही नहीं। जिसने थियोसॉफी का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है वो जानता है कि जिसमें सेल्फिशनेस का लेश मात्र भी अंश है, उसकी हायर पावर्स प्राप्त करना असंभव है। हम डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड की बात करते हैं, लेकिन वो तो सेल्फिश है। मैं सेल्फिश हूं, तो मैं कैसे डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड की बात करूं कि मेरा हायर माइंड डेवलप हो जाएगा, हायर माइंड हमारा डेवलप हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। उस कार्य की योग्य नहीं जिसका आधार यह है कि जो सहायक है अपने आप को भूलकर दूसरों के हित पर ही ध्यान दे, जिसमें स्वार्थपूर्ण विचार उठते हैं, जो तुच्छ अभिमान या आहत अहम भावना के कारण कार्य करने से विमुख हो सकता है, उस व्यक्ति में अभी सहायक की निस्वार्थ निष्ठा व्यक्त नहीं हो सकती। अतः ये पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। निस्वार्थता, अल्ट्रुइज्म। 6 पॉइंट है लव। इस टॉपिक का एट द फीट ऑफ द मास्टर्स जय कृष्णमूर्ति का जो पहली बुक है उसमें इसका महत्व बताया है, प्रेम। और हमारा जो बुद्धिज्म जो धर्म उसमें भी इसका बहुत बताया, प्रेम और ज्ञान, इस पे ज्यादा फोकस किया है। ये अंतिम और सबसे प्रमुख गुण है द डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड के लिए। इससे ही सबसे अधिक गलत समझा गया है, इसको गलत भी मानते हैं लोग। निश्चित यह कोरी आधारहीन भावुकता नहीं है, आवश्यकता इसे प्रेम की है, जो इतना सशक्त हो कि उसका व्यक्त करना ही न पड़े, जो बात करने के बजाय कार्य करे, जो सेवा की तीव्र इच्छा के कारण सदैव अच्छे अवसर खोजे, सेवा करके भी गुप्त बना रहे। कितना ये लाइन को बार बार पढ़ने की इच्छा होती है कि सेवा करने के बाद भी हमें टॉप सीक्रेट रखे, हमें उसका उजागर नहीं करेगा और हमने वो काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया, हमने वैसा काम कर, फोटो ले लो, जीपीएस ले लो, कहीं सेंड कर दो, नहीं, उसको टॉप सीक्रेट रखें क्योंकि कोई देख रहा है, हमारी सेवा को कोई देख रहा है, बस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको लाइक करें, जो उसकी जो गुप्त टॉप सीक्रेट बने रहे ना, उसको आप गुप्त बने रहें, उसको पसंद करें। यह भाव उनके हृदय से उत्पन्न होना चाहिए जिन्होंने ईश्वर के कार्य को समझा है। यथाशक्ति मास्टर्स के महान प्रेम के विनम्र और तुच्छ माध्यम के बनने में ही जीवन का सार्थकता है। ये लव की डेफिनेशन है। ये वे गुण है जिन्हें प्राप्त करने के लिए सहायक अथक प्रयत्न करता रहे, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त लेने पर भी वह आशा करे कि वह मास्टर्स की जो पृष्ठभूमि है उसे पूर्ण जागृत करने योग्य समझे। वास्तव में आदर्श उच्च हो, हमारा हायर माइंड का डेवलपमेंट हो, उसमें प्रेम का बहुत महत्व है। किसी को निराश होने
यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि जब तक कोई इस दिशा में प्रयत्नशील है वह भूर लोक के लिए पूर्णतः बेकार बना रहेगा। पूर्णतः जागृत होने के दायित्व को और खतरों को छोड़ बहुत कुछ है जो सुरक्षा और उपयोगिता के साथ किया जा सकता है। इसमें से भी ऐसी कोई सीमा नहीं है, ऐसा भी कोई नहीं है जो प्रत्येक रात्रि को स्थूल शरीर से बाहर निकल कर कम से कम एक दया और सद्भावना कार्य कर सके। यह भी थियोसॉफी में पॉसिबल है और हुआ है। निद्रा काल में हम प्राय विचारों में डूबे रहते हैं, उन्हीं विचारों में हमें दिन भर व्यस्त रहना पड़ता है। विशेषतः वो अंतिम विचार जो हमारे मन में सोते समय था, यदि हम उस अंतिम विचार में यह तीव्र इच्छा करें कि हमारी जानकारी में जिस व्यक्ति की सहायता हो उसे जाकर हम सहायता करेंगे, तो स्थूल शरीर से निकलकर जीवात्मा निश्चित ही वह कार्य कर सके। ये थियोसॉफिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा कि जीवात्मा, उसकी जो डेफिनेशन बताइए, उस हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो स्थूल शरीर से निकलकर जीवात्मा निश्चित ये कार्य कर सकेगा और सहायता पहुंचाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण ज्ञात हुए हैं जिसमें इस प्रकार की सहायता का प्रयत्न किया गया है। मैं उस चीज को पुनः रिपीट कर रहा हूं कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इसकी एक हमारी यहाँ बुक भी है, इनविजिबल हेल्पर्स। लेडबिटर साहब की बुक बहुत प्यारी बुक है, दैट इज नोन एज इनविजिबल हेल्पर्स, जिसमें इस प्रकार की सहायता का प्रयत्न किया और संबंधित व्यक्ति को सहायक के प्रयत्न का पूरा ध्यान भी नहीं हुआ, उसका वासना शरीर भी उसने देखा। और यह कोई सोचकर दुखी भी ना हो कि इस महान कार्य में कोई भाग नहीं ले सकता। प्रत्येक थियोसॉफिस्ट, प्रत्येक एस्पिरेंट्स उसमें हेल्प कर सकता है। ऐसा विचार पूर्णतः असत्य होगा, क्योंकि यह विचार करने वाला व्यक्ति ही सहायता कर सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हमारा उपयोगी कार्य हमारे निद्रा काल तक सीमित रहे। कोई भी व्यक्ति दुख या कष्ट में है तो भले ही आप अपने एस्ट्रल रूप में जाकर उसकी सचेतन अवस्था में न खड़े हो सके, लेकिन अपने आप पूर्ण विचार और सद्भावना उसके प्रति भेज सकते हैं। ये हम जब प्रेयर करते हैं, दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, तो हमने देखा होगा कि मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया है कि जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं मास्टर के साथ बैठकर या एचपीबी के साथ बैठ के, तो वो सामने वालों को इसका इफेक्ट आता है। वो बोलते हैं मेरी तबीयत ठीक हो गई, मैं अच्छा हो गया। ये डेफिनेशन लो। आखिरी में वो लिख रहे हैं जो पॉइंट्स बताए डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड के, इस जिज्ञासु को जीवन मुक्त महात्माओं के निर्देश में, अब जीवन मुक्त जो वर्ड है, जीवन मुक्त महात्मा, इसको एक तेमरी साहब ने अपने इस चैप्टर में लिया है। मैं कोशिश करूंगा इसको कवर कर सकूं। जीवन मुक्त महात्माओं के निर्देश में कार्यरत भूवर्लोक की सहायक दल में प्रवेश पाने की तीव्र आकांक्षा में हो, उसे विकास की व्यापक योजनाओं के अंतर्गत तैयारी करना होगी। उनकी किसी एक शाखा के लिए अपने आप को तैयार करने के बजाय उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, उसकी समस्त शक्ति लगानी पड़ेगी। अपना समान बनने का दृढ़ संकल्प करना होगा। संसार की सहायता कर सके इसके लिए हमें दृढ़ होना होगा। उसकी एक शक्ति भूलोक तक सीमित न रह सके और हायर प्लेन तक पहुंच सके। मनुष्य की आत्मा का सच्चा घर है, द रियल हाउस ऑफ आवर सोल ऑफ ह्यूमन। और इसके लिए अनमोन्नति का मार्ग हमें अपनाना होगा। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए जो हमारे डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या बोलते हैं तेमनी साहब, मैं उनको नमन करता हूं कि जो कुछ वो प्रेजेंट्स कर गए हैं उसको हम सोचे और समझे और आगे बढ़े। वो लिखते हैं इस चैप्टर में कि कैजुअल बॉडी को विकसित करने के सामान्य साधनों का वर्णन करने से पहले यह आवश्यक है कि वर्तमान समस्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। इस संबंध में पहली बात तो हमें यह समझना होगी कि जीवात्मा के 22वें कोष कैजुअल बॉडी का विकास अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। वही बात जो मैं कर रहा था इसमें
वही बात उन्होंने इसमें लिखी है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इसके लिए 777, आप सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, 777 जीवन धारण करना पड़ेगा। 777 जीवन कैजुअल बॉडी के लिए हमें धारण करना पड़ेंगे और इसमें से 700 जीवन तो असभ्य, अर्ध सभ्य अवस्थाओं के अनुभव प्राप्त करने में निकल जाएगा और 70 जीवन सभ्य सभ्यताओं में निकल जाएगा और जो नैतिक स्वभाव में धीरे धीरे निकल जाएगा और जो शेष 7 जीवन रहेंगे लास्ट वाले, जीवन मुक्ति तक पहुंचाने का वाले पथ पर चलने में बीत जाएंगे। ये उनका एक जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, ये कटु सत्य है, लेकिन इसके साथ हम ये ना माने यार ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी महापुरुष हैं जिन्होंने आप एक ही जीवन में अपना जीवन मुक्त बन गए। फॉर एग्जाम्पल अवर मास्टर्स जीवन मुक्त हो गए। इसके लिए ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये बहुत जरूरी है कि हमारा हायर माइंड का डेवलपमेंट हो। हम क्यों 777 जीवन तक की कोशिश करें? हम क्यों न कोशिश करें कि हम इस जीवन में बहुत कुछ पा सके और दे सके, डोनेट कर सके। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा उनका जो फोकस है सौरमंडल तरफ है। सौरमंडल में कार्यरत असंख्य डिवाइन पावर द्वारा किया जाता है। जीवात्मा का अपने स्वयं के विकास में योगदान नगण्य सा होता है। जब वह इस यात्रा की समाप्ति के निकट पहुंचने लगता है, उसे इस लंबी यात्रा का उद्देश्य का भान होता है। वो अपने डेवलपमेंट में अधिक प्रारंभ कर देता है। जीवात्मा में अपने विकास को स्वयं निर्देशित करने की आकांक्षा है, उसकी मेच्योरिटी का सिग्नल। वो अपनी यात्रा समाप्ति की निकट है। आकांक्षा जब उत्पन्न होती है तो वह कार्य बहुत बड़ा पूरा कर चुका है। लेकिन एक और कार्य लिखा है, कितना कड़वा लिखा है, वो हमें इसका आत्म साक्षात्कार हमको इसको बार बार पढ़ना चाहिए, इसको अमल करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। वो लिखते हैं तैमिनी साहब, जिनमें अपने ऊपर नियंत्रण करने का शीघ्र पूर्णत्व प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा हो, उनके लिए कुछ ही जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की समुचित संभावना रहेगी। 2 पॉइंट पर ज्यादा फोकस किया उन्होंने, जिसमें अपना सेल्फ कंट्रोल, वही बात जो मैंने आपको पहले कुछ पॉइंट्स बताए थे, 6 पॉइंट्स, सेल्फ कंट्रोल हो और शीघ्र पूर्णत्व प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा हो, तो वो कुछ ही जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने एक ही जीवन में चमत्कार करके बता दिया। फॉर एग्जाम्पल अवर फाउंडर HBB, मात्र 60 इयर्स में, आप देखा आपने, मात्र 60 साल में कितना चमत्कार किया उन्होंने। ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। लेकिन लंबा समय कब लगता है? तैमिनी साहब लिखते हैं कि पुराने जन्मों के बुरे कर्मों के कारण हमें लंबा समय लगता है। देहात्मा और जीवात्मा के बीच संपर्क होने में कठिनाई होती है। जैसे ही वह कर्म समाप्त होता है, जीवात्मा देहात्मा के माध्यम से व्यक्त होने लगता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है मानो डेवलपमेंट प्रोसेस में कोई चमत्कार हो गया। इसका इन कोरिलेशन जीवात्मा और देहात्मा का बताया उन्होंने कि इसमें बीच में जो एक गैप है, वो अगर नहीं होता है, गैप नहीं होगा, तो हम निश्चित रूप से हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस में कई स्पीड पकड़ी है हमने, और हमारा जो 777 जीवन का जो पीरियड है वो कम होने लगता है। इसीलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, द डेवलपमेंट ऑफ अवर हायर। में पूर्णत्व, परफेक्शन प्राप्त करने की आकांक्षा है, वो अच्छी तरह समझ ले। ये तैमिनी साहब लिख रहा है कि यह बड़ा लंबा और कठिन कार्य, यह कार्य ऐसा है जिसको पूर्ण करने में अधिकांश व्यक्तियों के
बहुत से श्रम साध्य जीवन लग जाए, कोई भी नहीं बता सकता। कभी कभी तुम्हारी परीक्षा होती है और इतनी परीक्षा होती है कि हम घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कब ये कार्य पूर्ण होगा। असीम धैर्य, पेशेंस और कठिनाइयां इतनी की परीक्षा, हमारी मास्टर्स हमारी परीक्षा लेता है, हम थक चुके होते हैं, तो वो परीक्षा का टाइम है हमारा। और उस परीक्षा में जो जीत गया, उस कठिनाई से निकल गया, निराशाओं से दूर हो गया, असफलताओं में सफलता प्राप्त कर ली, उसका दृढ़ निश्चय हो गया, तो निश्चित रूप से उसकी जो लास्ट स्टेज होगी, अंतिम सफलता का एकमात्र गारंटी। ध्यान में रखने और समझने की दूसरी बात, देहात्मा और जीवात्मा का संबंध है, को रिलेशन। इस संबंध को भली भांति समझे बिना मन में निरंतरता भ्रम उत्पन्न होता रहेगा। यह भ्रम हमारे ज्ञान को आच्छादित कर देगा। कभी कभी आपने देखा होगा, अरे कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। ये बड़ा टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, बड़ा क्लिष्ट लैंग्वेज वाला है। इसको मैं प्रेजेंट करने में ही अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूं, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड हर किसी का समझ पाना और उसको उसमें अमल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं, किसी एक जीवन में देहात्मा द्वारा प्राप्त अनुभव स्वर्ग लोक में विभिन्न क्षमताओं में परिणित हो जाता है। उस जन्म की समाप्ति पर उस अनुभव का सार तत्व जीवात्मा को सौंप दिया जाता है, उसका अंग बन जाता है। एक के बाद एक जीवन में इन क्षमताओं में वृद्धि हो, अंशतः जीवात्मा का विकास हो, उसकी शक्तियां विकसित हो, क्योंकि जीवात्मा का अपने स्वयं का जीवन उच्च लोकों में होता है, हायर प्लेन्स में होता है। यदि देहात्मा अपना स्वतंत्र मार्ग अपनाता है, जीवात्मा के प्रभाव और निर्देशन के अधीन नहीं रहता है, और निम्न लोकों के क्षणिक और तुच्छ स्वार्थ में लिप्त रहता है, तो उसका जीवन का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता, विफल होगा। वो लिखते हैं, देखिए आप, देहात्मा का अपना स्वतंत्र मार्ग अगर अपनाता है जीव, और जीवात्मा के प्रभाव और निर्देशन के अधीन नहीं रहता है, और निम्न लोक लोअर प्लैनेट्स में के क्षणिक और तुच्छ स्वार्थ में उलझा हुआ रहता है, तो उसका जीवन का उद्देश्य उस उद्देश्य पर सफल नहीं हो पाएगा, विफल रहेगा। यद्यपि थोड़ा बहुत लाभ तो होगा, उसे क्षणिक लाभ होगा, उस क्षणिक लाभ में वो खुश होता रहता है, उसकी प्रगति भी होगी, लेकिन वो प्रगति प्रगति नहीं। जब हमारा उच्च दृष्टिकोण, हायर व्यूज मिलेगा, तो ये नगण्य रहेगा, हम उसको फीलिंग नहीं कर सकते। अब देहात्मा और जीवात्मा के बीच पारस्परिक संबंध के विषय में उपरोक्त दृष्टिकोण से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर दो स्वतंत्र इकाइयां काम कर रही हैं। वास्तव में एकमात्र मास्टर्स का एक ही जीवन सर्वत्र कार्य कर रहा है। उसकी चेतना की एक किरण विभिन्न लोकों में विभिन्न कोशों के एक ग्रुप के माध्यम से जीवात्मा में कार्य कर रही है। आत्मा, बुद्धि और मनस के उच्च आध्यात्मिक लोकों में चेतना की यह किरण पर्सनैलिटी का केंद्र बन जाए, परंतु इस केंद्र में जीवन चेतना की एकता और अपने मूल आश्रय दिव्य जीवन के घनिष्ठ संबंध की प्रबल संभावना स्वतंत्र पर्सनैलिटी की भावना पर विजयी होती है। इस कॉन्शियसनेस का इन तीनों शरीर, आपको जानकारी होगी, स्थूल शरीर, वासनामय शरीर और निम्न मनोलोकों के जो तीन शरीर के माध्यम से हम कार्य करते हैं, उस एक की भावना और दिव्य स्रोतों से अनुभूत होने पर बोध का लोप होता है। जब हम फीलिंग्स करते हैं, उसका लोप हो जाता है, क्योंकि यहाँ भ्रम के आवरण बड़े घने होते हैं, डाउट्स, उसके कवरिंग बड़े, हर चीज में डाउट्स। जब ये अगर होगा तो उसके पार पाना, उसके परे जाना कठिन हो जाता। क्यों रखें हम डाउट्स, क्यों हम भयभीत हो, क्यों हम चिंता करें, ये बार बार इस माइंड को ले। डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड के लिए आप ध्यान रख लें, हम फिलोसॉफिस्ट हैं, हम क्यों ऐसी बातें ध्यान दें। हमारे परिवार में फॉर एग्जाम्पल मी, आई हैव 3
children. My elder daughter is at UK, younger daughter is at Noida, and my only one son is there, Goa. तो मैं उनकी चिंता क्यों करूं? ये हर परिवार से है। अरे वहां जाना, ये करना, उसको देखना, क्यों चिंता करूं? मेरा मास्टर्स मेरे साथ, वो उनका अपना जीवन है, अपने हिसाब से वो वेल प्लान करके अपना काम कर रहे हैं, उनमें संयम है, विवेक है, तो मैं उनकी चिंता अनर्गल चिंता क्यों करूं? कॉन्शियसनेस का इन 3 शरीर से निरंतर संपर्क और तादात्म्य से एक झूठा मैं का जन्म होता। मैं जो कुछ कर रहा हूं, मेरी फैमिली को ये मैं हटाना होगा हमें। यही तो देहात्म भाव का सार और आधार है। यह हमारी समस्त स्मृतियों और अनुभवों को एक सूत्र में बांधे रहता है। इस प्रकार देहात्मा का मैं एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है, यद्यपि उसका बेस और उसकी उत्पत्ति का स्रोत जीवात्मा और अंततः आत्मा साउली। देहात्मा अपने दिव्य स्रोत को भूल जाता है और उद्देश्य का उसे विस्मरण हो जाता है। विकास की प्राइमरी स्टेज तो इससे पहले कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उन स्टेज में अनडेवलपमेंट पर्सनैलिटी के लिए सभी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता होती है। कैमिनी साहब लिखते हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि देहात्मा जीवात्मा का सेवक बन जाए। कितना सटीक लैंग्वेज लिखी उन्होंने कि आवश्यक हो जाता है कि देहात्मा जीवात्मा का सेवक बन जाए और मैं इससे बंधा रहेगा तो वह हमें हमेशा भ्रमित रहेगा। देहात्मा अपना जीवन जीकर अपने अनुभव से जीवात्मा को समृद्ध बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। ये कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि जीवात्मा इतना डेवलप ना हो जाए कि उसे भ्रांतिपूर्ण निम्न लोकों और अनुभव की आवश्यकता ही नहीं रहे। हमें इस बात का स्मरण ही नहीं रहता। हम भ्रांतिपूर्ण नश्वर जगत में संतुष्ट बने रहते हैं। थोड़ा सा भी कुछ काम कर दिया ना, किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, सेटिस्फाई हो गए, खुशियां बांटते हैं, पटाखे फोड़ने लग जाते हैं। नेवर। वो लिखते हैं, हमें जिस क्षण हमें सचेत हो जाए और झूठी प्रतीति, झूठी प्रशंसा की दृढ़ भूमि और हमारे पैरों के नीचे से खिसकने लगे, हमें भय और निराशा से अभिभूत हो जाएंगे और वास्तविक और स्थायी तत्व की खोज प्रारंभ कर। यह है डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड की डेफिनेशन। रियल अनरियल को जानने लग जाएंगे, स्थायी तत्व को जानने लग जाएंगे। लापरवाही और आराम से नहीं, बल्कि उस डूबते आदमी की तरह जो बड़ी तत्परता के साथ एक तिनके को पकड़ने की चेष्टा करता है। उस समय ही हम अनिच्छा और कष्ट के साथ विनाश को देहात्म भाव से उस जहाज को छोड़ने का निर्णय ले ले। क्यों छोड़ूं जहाज को? छोड़, मैं उस तिनके के सहारे ही जा सकता हूं कि उसमें मुझे इतना विल पावर है कि मैं तैर सकता हूं। तब हमारा उच्च जीवन अधिक तादात्म्य हो जाएगा। हम देहात्मा को जीवात्मा का यंत्र, उसकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनाने के कार्य में गंभीरता में लगे रहेंगे। और जब गंभीरता में लगे रहेंगे तो ही हमारा डेवलपमेंट होगा हायर माइंड। हम दिव्य जीवन में स्थित रहेंगे। केवल उसी भाव अवस्था और मन स्थिति में हम कारण शरीर में कार्यरत उच्च मन को विकसित करने का कार्य उपयुक्त ढंग से कर सके। किसी भी कार्य को करते रहें। ट्राई। हमारे एक मेडिटेशन एक बुक है थियोसॉफी में, उसमें एक वर्ड लिखा है बार बार, ट्राई, डैश। तभी उसमें सुधार होगा। शरीर उन्नत, उसकी संरचना के फलस्वरूप कार्य में विविधता आ जाती है। इसी प्रकार जीवन जो 2 रूप में उन्नत होते हैं, चेतना की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम यत्न उपलब्ध होता है। यह विकास का आधारभूत नियम है। दुर्बल स्थूल शरीर को ही ले लीजिए। शरीर से यदि आप व्यायाम करेंगे
तो आपकी मांसपेशियां, नलिकाएं, नाड़ियां, जीवन शक्ति का प्रवाह बढ़ेगा, शरीर हष्ट-पुष्ट होगा, हमारी पेशियां सबल होगी। उसी अनुपात से हम व्यायाम करने की क्षमता, सामर्थ्य बढ़ेगी। आज हम व्यायाम कम कर रहे हैं, तो आगे जब हम पुष्ट हो जाएंगे तो हम ज्यादा व्यायाम कर पाएंगे। भावनाओं और वासनाओं के कोष, वासना शरीर को ले लीजिए। आपको लगता है कि ये नीरस है, प्रेम और सहानुभूति जैसी कुछ भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति के लिए, जहां ऐसी भावनाएं जागृत हो सके, इन भावनाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए इस शरीर को बाध्य कीजिए। कितना बढ़िया लिखा है। इस शरीर को, उसको बाध्य कर दो आप, कि हम इस लायक बन सके। धीरे धीरे नवनिर्मित नलिकाओं में अधिक जीवन प्रवाहित होने लगेगा, वासना शरीर के संराज में परिवर्तन होने लगेगा और हम अधिक निर्मल हो जाएंगे। तभी हम हमारे हायर माइंड को डेवलप कर पाएंगे। आप संवेदनशील हो जाएंगे उच्च भावना के प्रति। निम्न मनोमय कोश को ले लीजिए। आप देखते हैं कि यह सही और सुसंबद्ध ढंग से सोच नहीं पाता। आप अगर लोअर कॉन्शियसनेस में है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वो ये लिख रहे हैं, सुसंबद्ध ढंग से कोई काम नहीं कर पाएंगे, बार बार त्रुटियां होगी, क्योंकि हमारा हायर माइंड डेवलप नहीं हुआ। हमें यह अभ्यास कठिन और श्रम के रूप में करना पड़ा। जैसे जैसे अधिक मानसिक शक्ति मनोमय कोश में प्रवाहित होने लगेगी, यह कार्य सरल हो जाएगा। जो अभ्यास प्रारंभ में कठिन और श्रम साध्य लगता था, वह सुखद और सुरल बन जाएगा, सुखद बन जाएगा, सरल बन जाएगा। मनोमय कोश में शक्ति का प्रवाह शरीर को सुसंगत बना देगा। मानसिक क्रियाओं के लिए वह युक्त उपयुक्त संयंत्र बन जाएगा। उसके प्रमुख कार्य विचार करने के लिए वह एक और कुशल यंत्र के रूप में कार्य करने लगेगा। इसके साथ साथ भौतिकता में इस यंत्र मस्तिष्क और स्नायु प्रणाली में सुधार होगा, हमारा नर्वस सिस्टम इंप्रूव होगा। स्थूल कॉन्शियसनेस में भी विचारों की अधिक सुंदर अभिव्यक्ति हो पाएगी। चेतना के प्रत्येक कोश का कार्य अभ्यास सुधरता से होगा। कारण शरीर इसका अपवाद नहीं है। यह तो हमें ज्ञात है कि कारण शरीर एक प्रमुख कार्य अमूर्त विचारों को व्यक्त करता है। हम सभी अपने जीवन में नित्य ही इन मानसिक क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं, परंतु ऐसा अनजाने, अप्रभावी, अवैज्ञानिक ढंग से करते हैं। इफेक्ट नहीं होता उसका, अवैज्ञानिक ढंग से करते हैं। मनोवैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो ही हमारा डेवलपमेंट हमारे हायर माइंड का हो पाएगा। वास्तव में सामान्य सिद्धांत बनाने की प्रवृत्ति काफी प्रचलित है। सीधा सा सिंपल कोई भी एक सिद्धांत बना लिया, बस वो प्रचलित हो गया, लो साहब हम सक्सेस हो गए, वी गेट सक्सेस। नो, वास्तव में सामान्य सिद्धांत बनाने की प्रवृत्ति काफी प्रचलित है। हम एक अधिकांश व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में इसका अनुभव लेते रहते हैं और उस सिद्धांत को अत्यंत ही व्यवस्थित करके मूर्खतापूर्ण काम करते रहते। कितना कड़वा लिखा है तैमिनी साहब ने कि उसी में हम खुश रहते और हम जबकि हमको मूर्ख कहा, हम मूर्ख हैं। उदाहरण एक मान लीजिए कि मैं कुछ दिन तक कच्ची सब्जियां खाता हूं, वो मुझे अनुकूल नहीं पड़ती, क्योंकि हो सकता है मेरी पाचन क्रिया कमजोर। उसे निष्कर्ष निकलता है कि कच्चियां सब्जी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इस विचार का प्रचार करूं कि कच्ची सब्जी नहीं खानी चाहिए, वास्तव में मैंने अमूर्त चिंतन क्षमता का उपयोग करने का प्रयत्न नहीं किया, परंतु यह कार्य अत्यंत बेढंगेपन से, अपर्याप्त सूचना के आधार पर अपनी कॉमन बुद्धि का उपयोग किए कर लिया। हम सभी अधिकांश इस अप्रभावी और सामान्य तरीके से सामान्यीकरण करते रहते हैं। हमें यह करना चाहिए, इसी कार्य को वैज्ञानिक ढंग से करें, स्वेच्छा से करें, विधिवत करें, तो हम निश्चित रूप से सक्सेस हो पाएंगे। हमारा मन तो उन्नत होगा ही, जीवन में हमारी शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। यह याद भी रखना चाहिए कि एक और जाने में सामान्यीकरण पहला कदम। इस सम्यक दृष्टि में
अनेक में एक के दर्शन होते हैं, उसे प्राप्त करने में इस प्रक्रिया से प्रारंभिक ट्रेनिंग मिलती है। यदि हम नियमों और सिद्धांत की खोज ही करते रहेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि जीवन के छोटे छोटे सिद्धांत विशाल नदी की तरह सहायक नदियों की भांति मिलकर एक हो जाएंगे और अंततः परम सत्ता, उस समुद्र रूपी परम सत्ता में हम समा जाए। हम अपने उच्च मन को अमूर्त चिंतन का अभ्यास कैसे कर लें, इस प्रक्रिया को सीखने की विधि समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। आज मेरा लैपटॉप थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था। ये एक चैप्टर, एक इसमें सर्कल है और एक जो आपके चार वो है लाइनों से चौकोर बना हुआ है। ये दोनों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है तैमिनी साहब ने इस चैप्टर में। इस सर्कल को लीजिए, उस परिधि को अनेक छोटे छोटे अवस्थित चापों में काट ले आप। इन चापों से कुछ को मिटा दें, परिधि के कुछ छोटे छोटे भाग ही रह जाएंगे। तो ज्योमेट्री जानने के लिए कोई भी व्यक्ति कह सकता है, जो ज्योमेट्री जानता है वो कह सकता है कि ये सब सर्कल के एक ही भाग है, यद्यपि सर्कल पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इन चापों का आकार उसकी स्थिति मन को उस सर्कल का संकेत करती है, जिसके कारण वे अंग हैं। वास्तव में कुछ लोग थोड़े से चाप, थोड़े से सर्कल से ही अपना सर्कल बना लेते हैं। यही हमारी भूल और यही हमारी मूर्खता का कारण। ये ज्योमेट्री का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। अब आगे वो लिखते हैं कि कारण शरीर को, कैजुअल बॉडी को डेवलप करने की दूसरी विधि शरीर से दूसरे परे कार्य पर निर्धारित डेवलपमेंट प्रोसेस में विकसित समस्त गुणों और क्षमताओं को जीवात्मा की संरचना का स्थायी अंग बनाने का कार्य कारण शरीर के माध्यम से करना ही चाहिए। करते रहे। यह तो बताया जा रहा है कि जब कोई विशिष्ट यह क्षमता किसी जीवन में विकसित होती है तो देहात्म के नष्ट हो जाने पर वह लाभ नष्ट नहीं हो जाता, वह लाभ कारण शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है कैजुअल बॉडी में। कैजुअल बॉडी के पुनर्गठन के फलस्वरूप वह लाभ अपना स्थायी अंग बन जाता है। एनाटॉमी में किए गए अनुसंधान से, रिसर्च से हम जानते हैं कि जब हम विचार करते हैं तो हमारे स्थूल मस्तिष्क में ग्रे मैटर में परिवर्तन हो जाता है, लोअर कॉन्शियसनेस में हम आ जाते हैं, धूसर पदार्थ आ जाते हैं। लंबे समय तक और लगातार विचार करते रहने से तो वो मस्तिष्क में गुणात्मक सुधार होने लगता है। इसीलिए हमारा थॉट पावर, जो हमारी थियोसॉफी की बुक है थॉट पावर, विचार शक्ति, उसमें ये क्लियर लिखा है कि हमारे मस्तिष्क में आप गुणात्मक सुधार करें, इस प्रकार वो पहले अच्छा विचार यंत्र बन जाता है। यह सुधार केवल भौतिक जगत के यंत्र में होता है, स्थूल शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। कैजुअल बॉडी को विकसित करने की दूसरी विधि यह है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें, सर्वतोमुखी पूर्णता प्राप्त करने के लिए चरित्र का विधिवत निर्माण करें। तैमिनी साहब यहाँ पर भगवत गीता का एग्जाम्पल देते हैं कि भगवत गीता और संसार के अन्य धर्म शास्त्रों में वर्णित सत्य, साहस और सभी गुण जीवन में ध्यान और अभ्यास के द्वारा हमारे चरित्र के स्थायी भाग बन जाने चाहिए, परमानेंट हिस्सा हो जाना चाहिए। हमारे सत्य, साहस के एग्जाम्पल हमारे संस्कारों में बैठ जाना चाहिए, तभी हम हमारे हायर माइंड का डेवलपमेंट कर पाए। ये एक लंबी और समसाध्य प्रक्रिया है, फिर वो रिपीट कर रहे हैं, एक दिन का काम नहीं है। जीवात्मा को दिव्य जीवन का उपयुक्त यंत्र मानकर, इसको मैकेनिज्म मानकर ऐसा कार्य करना ही होगा। इस शरीर, इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के कारण शरीर एक देदीप्यमान आभा औरा चमकने लगेगा, चकाचौंध करने वाला हुआ, दिव्य ज्योति से परिपूर्ण दिखाई देगा, जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। जो हायर कॉन्शियसनेस में जाता है ना, थियोसॉफिस्ट भीड़ में, और लगना चाहिए कि कोई स्पेशल पर्सनैलिटी जा रही। लोअर प्लेन्स से संबंधित परिणति प्राप्त महात्मा गण कारण शरीर के ऐसे ही एग्जाम्पल हैं।
कारण शरीर के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बौद्धिक आत्मिक कोश का उन्मूलन है। यही कैजुअल बॉडी का एक और भौतिक वासना और निम्नलोक से प्राप्त संभोगों में विकसित होता है। दूसरी ओर बौद्धिक और आत्मिक लोकों पर क्रियाशील आत्मिक शक्ति ले लीजिए। जीवात्मा के आत्मिक विकास के कारण शरीर के विकास में अत्यधिक सहायता मिलती है, जिस कार्य को पूरा करने में बहुत अधिक समय लगता है और बहुत जीवनों में हो जाता है। आप इस शॉर्ट में देखें, आप इसको, क्यों ना हम इस जीवन में कुछ पा सके, क्यों हम 777 साल का इंतजार करें। ये आप में है, आप में पावर होना चाहिए। आत्मिक, बुद्धिक और उच्च मनोमय कोशों के कार्यों को अलग नहीं किया जा सकता। निम्न मन के किसी भी अभ्यास के कारण केवल निम्न मनोमय कोश नहीं सुधरता, स्थूल शरीर के उसके यंत्र मस्तिष्क में भी साथ साथ सुधार होता है। इसी प्रकार जब हम आत्मा और बुद्धि की शक्तियों जब हमारी क्रियाशील हो जाती है तो उसका जो मैकेनिज्म पावर है, और कैजुअल बॉडी भी साथ साथ डेवलप होने लगता है। अंत में वो लिखता है, समय सीमा है, मैं 5 मिनट में इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं। यह स्मरण रखना होगा कि कैजुअल बॉडी एक ऐसे दर्पण के समान है जो समष्टि चेतना में विद्यमान सत्यों को निम्न मन में प्रतिबिंबित कर सकता है। जिसका कैजुअल बॉडी काफी डेवलप है और निम्न मनोमय कोश के संपर्क में है, उसे समष्टि चेतना को थोड़ा बहुत भान आने पर यथेष्ट साधन उपलब्ध है। ये ऐसी क्षमता है जिसे अकल्टिज्म के सभी सच्चे साधक को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसे गुव्य विद्या जिसे कहते हैं, गुव्य विद्या अकल्टिज्म। और जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस है, एक्चुअल में जो साधक है, उसको इसको डेवलप करने का प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। ट्राई तभी उनमें अनंत और सच्चे ज्ञान का स्रोत अपने अंतर ही उत्पन्न हो सकेगा। फिर आवश्यकता अनुसार वे जब चाहे इसका उपयोग कर सकेंगे। अंततः ज्ञान के बाह्य स्रोतों पर उसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। यह सच है कि समष्टि चेतना से प्रत्यक्ष संपर्क तभी हो सकेगा जब व्यक्ति उच्च योगाभ्यास, मेडिटेशन, अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योगाभ्यास द्वारा अपने कारण शरीर में सचेतन होकर कार्य कर सके। परंतु इस स्टेज तक पहुंचने से पहले जो भी उच्च साधक ध्यान करता है, मेडिटेशन, जिसने अपने मन को निर्मल और संयत बना लिया, वह अपने उच्च मन से संपर्क स्थापित करने की क्षमता डेवलप कर लेगा। उसमें क्षमता आ जाएगी और हायर मन के माध्यम से वह अप्रत्यक्ष रूप से समष्टि चेतना के अधिगतिक कार्य संपन्न कर सके। उसका डिसीजन पावर देखिए आप, उसका विल पावर देखिए आप। जब हमारा हायर माइंड डेवलप होता है तो हम ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जो कोई तो बोलता है ये तो सर असंभव है, आप जो पीड़ा आपने उठाया असंभव है, लेकिन वो भी संभव हो जाता है, वो भी संभव होता है। ऐसा हो जाने पर जीवन की आंतरिक वास्तु का ज्ञान साधक में मन में विभिन्न प्रकार से प्रकट होने लगता है। उसका महत्व तो उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होने पर ही समझ पाए, हमारी फीलिंग हम समझ पाए। जब हमारा माइंड, हायर माइंड डेवलप होता है तो हमको खुद को फीलिंग्स होता है, और वो फीलिंग्स क्या कहती है? आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Before we open up for questions, I just like to say that when we think about developing the higher mind, it is not just the intellectual higher mind, but it is the moral higher mind. It is like you can have a brilliant scientist, but he might not have control over his anger, or he might not be upright in his working. So it is not just a very extraordinarily logical, sharp mind that we are thinking about. We are thinking about an all-round growth. Where everything is there. There is sharpness, there is intellect, but there's also this moral uprightness in the way of thinking, the way we treat each other. So let's open up for any comments or questions now.
सर आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं? नवीन पांडे raised his hand. अच्छा यस सर, ओके। छतरपुर, छतरपुर, यस। नवीन जी। आप अनम्यूट करिए नवीन जी। हेलो। हाँ बोलो। आवाज आ रही सर? यस यस। हाँ, ये अभी नरवरे जी ने इतनी ही सरल भाषा में जो इतना अच्छा उच्च मन के बताया है, तो मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और मेरे मन में ये काफी दिन से चल रहा था कि उच्च मन की उसको कैसे पहचानूं या कैसे वो होगा। तो अभी मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। परसों, एक दिन छोड़ के परसों का दिन था, तो सुबह से मैं अपनी मैडम को स्कूल छोड़कर आ रहा था। बेओफ रास्ते में था, तो छोड़ के जैसे ही आया तो एसपी बंगला यहाँ पे और डीआईजी बंगले के बीच में एक अब मैं उसको ना पहचानता था ना जानता कोई मानव, जमीन पर सड़क किनारे दाल और बासी दाल या वो डली थी उसको खा रहा था। तो वो दृश्य, मैं मोटरसाइकिल में था, वो दृश्य देखकर मेरा, मुझे जो लगा अंदर से कि मेरा मानव होना या वो होना दुष्कर है। आज के समय में अगर मानव इस तरह से भोजन उसको मिल रहा है, तो ये मेरे लिए मतलब अंतर्ग्लानि से मैं पीड़ित हो गया। मुश्किल से जो अभी नरवणे जी ने बताया है कि ये ट्राई ट्राई ट्राई, तो जो साधन उपलब्ध हो जाते हैं तत्काल, तो मेरे अंदर में वो हुआ और तत्काल मुश्किल से एक 15 कदम ही में मोटरसाइकिल आगे बढ़ी होगी, तो एक सज्जन उसमें खीर बांट रहे थे। ये दिन चलते हैं, ये क्या कहलाते, करे दिन जो भी है। तो वो मेरी दृष्टि पड़ी और मैं ना उनको जानता ना वो मुझे जानते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये यहाँ बाद में कर देना, वहां पे एक ऐसा वो है दृश्य वो मैंने देखा है, तो आप चल के कृपया उन्हें खीर। और वो शायद राजी भी हो गए मेरे कहने पे और मेरे साथ चल दिए। और वो जब तक वो युवक वहां से निकल चुका था, तो हम लोग ने थोड़ा ही 2-4 कदम चला होगा, देखा उसको, उसकी भाषा भी नहीं समझ में आ रही थी। वो अन्यंत्र प्रदेश का हो जैसा भी, तो उसको रोका, उसको खीर दी। और वो, तो कहने का मतलब मुझे उस समय ये लगा कि मैं सर्वोच्च पद पे आसीन हो गया हूँ, या मैंने अंदर से स्मरण किया था कि हे भगवान, हे गुरुदेव, ऐसे मानव या ऐसी देह का क्या काम जो मैं उस समय क्षणिक, मेरे पास कोई साधन नहीं था कहने का आशय कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं, तत्काल वो साधन मुहैया हो गए। तो मुझे ये आज समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव के साधन उपलब्ध कराने का ये तरीका होता है रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों पे। मैं कई दिन से इस पे था और ये मेरा स्पष्ट हुआ। मैं ये इसलिए और सबका साधुवाद और नरवणे जी का कि इतने सहज और सरल भाव से तेमनी जी का वो मैंने वो उनका पढ़ा है, लेकिन ये अभी तक समझ में नहीं आया था 777 वाला जो आज उन्होंने स्पष्ट बहुत कठिन, बहुत कठिन है। जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, Mr. Naveen. Anybody else wants to say something? Ashok ji is there. लोखंडे साहब को प्रणाम सर। लोखंडे साहब, सर आप कुछ शेयर करें सर, हमें ज्ञानार्जन करें सर आप। लोखंडे जी तो नहीं है। अच्छा, अशोक हेलो। लोखंडे साहब नहीं है? हाँ हाँ, ये लोखंडे जी। लोखंडे He's साहब there. हैं जी सर? लोखंडे साहब इज देयर सर? No, यस, he has हाँ gone now. या। Otherwise he comes. आ गया। लोखंडे जी आपका कुछ बात ऐड बताइए। करना चाहें सर, कुछ ऐड, समथिंग ऐड।
सर Yes. मैं बड़ा लेट ज्वाइन हो सका। जी जी वो जी सर। हमारे यहाँ ये नहीं था, नेट नहीं था। मैं अभी अभी ज्वाइन किया है। जी सर, तो थैंक यू सर। प्रणाम सर। आपका जो रिकॉर्डिंग है वो मैं सुनने के बाद फिर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा जी आज के विषय पर। जी सर। रिकॉर्डिंग तो आ जाता है। नरवरे जी, आपका अभिनंदन, आप इस थैंक यू मीटिंग में सर। आए हैं। थैंक यू सो मच सर। वेरी सॉरी, मैं बहुत लेट, वो नेट की वजह से जी जी अभी जी। अभी ज्वाइन। ठीक है। I am just, Vimal ji, I am adding just a few lines. Thank you very much, Arvind ji. You have nicely digested and expressed in your very going to the very core of the subject. थैंक यू सर, Nice थैंक यू stuff. सो मच। One thing, there are references of causal body, कारण शरीर का बात बहुत कुछ सब्जेक्ट में है। तो हमको ये एक बात मालूम होना चाहिए, जो हायर माइंड है, जिसमें कुछ हायर माइंड का एटम है, ये हमारा कारण शरीर का जो शरीर का एटम है ना, वो सब हायर माइंड का एटम से बना है। तो हायर माइंड, जब मनुष्य आदमी इंडिविजुअलाइज्ड हो गया, उसी टाइम से हायर माइंड हमारा आ गया। वो हायर माइंड से एटम से हायर मीन्स हमारा कारण शरीर आ गया। तो ये एक बात हमको मालूम होना चाहिए, द हायर माइंड इज ऑलवेज विथ ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बीइंग द डे he started his journey here, the individual आत्मा आज मनुष्य इंडिविजुअलिस्ट होने के बाद ये उनका शरीर में आ गया। सेकंड थिंग, हायर माइंड इज is not above the lower mind. So lower mind is known as Roop, means you can see pictures, all these things coming, thought, all these are coming from the lower mind. The higher mind, what is higher mind? Higher mind is full of abstract thought. Suppose a love, compassion, all these have no picture. You don't have any, you can visualize what is love. सो ये एक हायर माइंड का अरूप जगत में हायर माइंड का रोल है। तो जो नवीन जी बताया था, इसका जब रास्ते में जाने के टाइम में उनका जो दिमाग में आ गया, क्या मैं हम सब क्या कर रहे हैं, इज दिस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हायर लेवल। अच्छा जगत से, अरूप जगत से आता है, हमेशा वो आता है, बट वी आर मिसिंग बिकॉज ऑफ आवर many obstructions are there, like selfishness, like self-centeredness, which is in the lower mind. So thank you, Arvind ji. So nice of you. I have presented very थैंक यू सर, थैंक यू nicely. सर। Thank you very much. आपका आपका इंस्पायरेशन बना रहे मेरे प्रति। थैंक यू सो मच। Thank you so much. We'll go towards closing now. Is Sister Mitalani available? See her. No, he. हाँ हाँ See. हाँ अच्छा. Oh, yes, she is there. सबको Yes. नमस्कार। मेरा मेरा प्रणाम स्वीकार करें, अरविंद हाँ नरवरे उज्जैन से। भाई साहब नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर भाव से आप वर्णन किए हैं हायर माइंड के बारे में, बहुत धन्यवाद। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मं अमृतं गमय
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Yes, Vimal ji will close now. Thank you very much. Mm.